अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो बचपन से आपने सवाल पूछा होगा अपने बड़ों से या टीचर से कि व्हाई डजंट गवर्नमेंट प्रिंट मनी। सब लोग को पैसा दे देती है और सब लोग अमीर हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? टर्न्स आउट देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस विच वी वुड अंडरस्टैंड टुडे। टू स्टार्ट विद, लेट्स फर्स्ट डिस्क्राइब व्हाट इज़ मनी। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। पैसा, मनी इज समथिंग जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है एंड इट फंक्शंस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वैल्यू का स्टोर हाउस है एंड हैज बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट? टू वर्क एज लीगल टेंडर। आपने ये टर्म 100% सुनी ही होगी, लीगल टेंडर की। लीगल टेंडर ये फैंसी टर्म है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं समझना कि होता क्या है लीगल टेंडर। समथिंग जो आप डेट्स और ऑब्लिगेशन जिससे आप पे कर सकते हो बाय लॉ, बाय एन एग्रीमेंट, दैट इज लीगल टेंडर। कहने का मतलब, जब किसी करेंसी को डिजिग्नेट किया गया है एज लीगल टेंडर, दैट मीन्स इट्स ए वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर ऑल डेट्स, पब्लिक डेट, प्राइवेट डेट, टैक्स, फाइन्स, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको इस पर्टिकुलर जो भी लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया हो उस चीज़ से पे किया जा सकता है, कर्जा चुकाया जा सकता है। एंड द रेसिपिएंट इज ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट इट एज पेमेंट। वो रिजेक्ट नहीं कर सकता उसको, अनलेस ऑफ कोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ सेज सो। कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि आप एक डायमंड के बदले 4 गोल्ड रिंग दोगे तो गोल्ड रिंग ही देनी पड़ेगी तब जब आप या तो कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटेगा तो इट वुड रीच कोर्ट। तो वैसे केस में नहीं, व्हेन ऑलरेडी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। तो अदरवाइज लीगल टेंडर ये होता है, बस फैंसी टर्म है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड नियर मनी के नज़दीक। दैट मीन्स ये मनी का काम भी कभी कभार करता है, बट इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी कोई मिसाल आप सोच सकते हैं? डिमांड ड्राफ्ट पैसे की तरह ही काम करता है, लेकिन हर जगह एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सुबह किसी का अंदर दी डिमांड ड्राफ्ट, वो लवासा नहीं देगा। तो डिमांड ड्राफ्ट इज काइंड ऑफ नियर मनी। हमने जब इन्फ्लेशन पे सेशन किए थे तो उसमें हमने कुछ एक चीज़ें समझी थी। हमने मनी सप्लाई का रिलेशन देखा था विद इन्फ्लेशन। हमने देखा था कि जब इन्फ्लेशन को चेक करना हो तो कंट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है। मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, मार्केट में ये काम किया जा सकता है। अब इस रिलेशनशिप को गवर्न करने वाली चीज़, उसको बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और उसकी प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशन, उन दोनों का आपस में रिलेशन। इस थ्योरी के हिसाब से द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस पे, ऑफ कोर्स एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट। इसके हिसाब से चीज़ों के प्राइजेस डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं मनी सप्लाई। जितनी ज़्यादा मनी होगी इकोनॉमी में उतने ज़्यादा प्राइजेस होंगे। अब ये एक्सप्लेन करेगा, यू ऑलरेडी वुड हैव गॉटन ए हिंट कि गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रिंट करती पैसा। खैर, उसको 2 मिनट में देखेंगे। पहले इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं, हमें कोई यहाँ से ऑनर्स नहीं करना इकोनॉमिक्स में। बस इकोनॉमी को समझने के लिए जो टूल्स चाहिए उतना। सो दिस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, अगेन फैंसी टर्म, MV is equal to PY, M multiplied by V is equal to P multiplied by Y। यहाँ पे M मनी सप्लाई है, V वेलोसिटी ऑफ मनी है, P प्राइस लेवल रिप्रेजेंट करता है, Y इज़ द आउटपुट ऑफ इकॉनमी। इसमें से एक ही ज़्यादा फैंसी है, वो है वेलोसिटी ऑफ मनी। कितनी बार पैसा एक्सचेंज कर रहा है, हाउ मच मनी इज़ सर्कुलेटिंग, हाउ मेनी हैंड्स इज़ इट चेंजिंग। इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। हमारे लिए यहाँ पे बस ये समझना है
कि ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, ये इससे हमको ये पता चलता है इफ़ द मनी सप्लाई इंक्रीजेज while other things remain constant, the result would be a proportional increase in overall price level in the economy. This means that an increase in the money supply leads to inflation. That's all. ये एक लाइन समझने के लिए मैं ये पूरी बात कर रहा था। क्या कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन। ये हमने इन्फ्लेशन में भी देखा था कि इन्फ्लेशन अगर कम है, बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जैसे इंटरेस्ट रेट कम करो। सो इसी का ऑपोजिट होगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई वुड लीड टू डिफ्लेशन। ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, इसको बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स यूज़ करते हैं टू गाइड देयर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक किस चीज़ पे नज़र मारेगा? इसी पे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे। इट में ट्राई टू रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाहती है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी टू एनकरेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये पिछले सेशंस के वीडियोस आप देख सकते हैं, उस पर बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नाउ लेट्स कम टू दैट $1 million क्वेश्चन कि गवर्नमेंट क्यों नहीं पैसा प्रिंट करती। अब यू हैव द टूल्स टू अंडरस्टैंड दैट। आपको लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी अब पता है, अब आपको ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी पता है। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही ये समझा जा सकता था। अब ये एग्जांपल मैंने पिछले सेशंस में भी दी है, अब फिर से इसको, इस एग्जांपल को समझिए। कंसिडर इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, सिर्फ पैसा प्रिंट हो रहा है। सो कंसिडर देयर इज वन प्रोडक्ट इन एन इकॉनमी फॉर विच देयर आर 2 customers who want to buy it. So the one that would pay higher would be the one who would buy it. So one is willing to pay 10 rupees, another is willing to pay 11. So the one who pays 11 would buy it. So cost of thing is 11. Now ये जो 10 रुपये वाला था, इसकी इनकम 10 रुपये थी, ये 10 ही दे सकता था। अभी दूसरा, इसकी इनकम 20 रुपये थी, तो ये 20 तो नहीं देगा, इसको 11 ही देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हो गया एंड ही वुड बाई इट। तो 11 रुपये चीज़ होगी फिक्स। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने प्रिंट किया मनी, प्रिंट करके रखेगी कहाँ, करेगी क्या? उसका फ़ायदा क्या? प्रिंट करने का मतलब हुआ कि उसको लोगों को दे दिया, बाय सम मीन्स तनख्वाह बढ़ा दी या कुछ भी कर दिया, सीधे गरीबों को दे दिया। मान लीजिए इन्हीं दोनों को दे दिया, एक को 50 रुपये दिए, दूसरे को भी 50 रुपये दिए। अब पहले वाली की इनकम 60 होगी, दूसरे वाली की इनकम कितनी होगी? 70। अब प्रोडक्ट इकॉनमी में बढ़ा नहीं, बिकॉज इकॉनमी इज़ नॉट ग्रोइंग। तो अब वही एक प्रोडक्ट है। अब इस एक प्रोडक्ट के लिए द फर्स्ट वन वुड बी विलिंग टू पे हाउ मच? More money than what he was already. Say he is willing to pay 40 rupees. The other one has 70. He would be willing to pay more, 41 rupees. So he gets the thing. So printing money has inflationary tendencies. इस वजह से प्रिंट नहीं करते हैं पैसा, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, इकॉनमी है, पूरी इकॉनमी में सबको 1000 रुपये दे दिया और सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। सो RBI और एनी अदर सेंट्रल बैंक हैज़ टू लुक एट अ फ्यू थिंग्स, इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है एंड डिफरेंट थिंग्स, और उसी के हिसाब से वो पैसा प्रिंट करती है। हिंदुस्तान में द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग मनी इज़ मिनिमम रिजर्व रेशियो। ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, इसमें सर्टन मिनिमम वैल्यू गवर्नमेंट ने होल्ड करनी होती है। उसके बाद RBI को इजाज़त है कि अगर ये आपने होल्ड कर रखा है, आप जितना पैसा प्रिंट करना चाहते हैं करें। सो आई थिंक इट्स 200 करोड़ रुपीज़ ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड गोल्ड, और रिमेनिंग ऑफ इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एंड देन इसके बाद वंस RBI हैज़ इट, दे कैन प्रिंट एज मच मनी as they want, but of course they cannot. You know the reason. अभी समझ गए आप reason कि why they cannot. अच्छा, look at this from the perspective of previous sessions जहाँ पे हमने inflation targeting की बात की थी. Now RBI has to keep inflation within 4 ± 2. So 2 डिग्री से 2% से 6%. अब किसी भी और भी इकॉनमी के लिए यही अच्छा है, ये गोल अच्छा है for any other economy as well, 2% to 3%. अब 2% to 3% अगर कोई भी अपनी इकॉनमी को रखेगा,
नाउ कंसिडर अनदर थिंग, आपने वो फिस्कल डेफिसिट वगैरह सुना होगा. हम जब गवर्नमेंट बजटिंग देखेंगे तब ये फिस्कल डेफिसिट वगैरह अच्छे से समझेंगे. अभी के लिए कंसिडर दिस कि गवर्नमेंट की जो आमदनी है और उसका जो खर्चा है उसके बीच का डिफरेंस, जब खर्चा ज़्यादा हो, तो ये लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ, है भी वैसे यही लेकिन थोड़ा सा उस वक्त इसको अच्छे से देखेंगे. अब आपके पास आपकी आमदनी 100 रुपये है, खर्चा 120 रुपये. ये 20 रुपये आएगा कहाँ से? ये कहीं ना कहीं से तो लाना होगा ना. सो देयर आर मेनी वेज यू कैन गेट इट. वन ऑफ द वेज इज, से फॉर एग्जांपल यू वुड टेक इट फ्रॉम द मार्केट, दैट इज लोन ले लिया मार्केट से, या फिर कोई और तरीका, जैसे स्टॉक मार्केट ये पैसा रेज करता है कंपनीज के लिए. गवर्नमेंट्स यूजुअली सिक्योरिटीज एटसेट्रा यूज करती है. क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में, समझेंगे. वन ऑफ द वेज इज प्रिंटिंग मनी. When this is called monetization of deficit or monetized deficit. Now you can understand why that is bad, because it would be inflationary when government does this. और इस वजह से बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखे, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं अगर गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखेगा. बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन राइट नाउ, though part of our study, we'll study that later. Why should governments have their fiscal deficit controlled? And usually governments do not have their fiscal deficits under control. And even though the law, at least in India, there is a law, I think it's called FRBM. Then under that law, they are mandated to bring down their fiscal deficit, yet they have not been able to keep up with that. And this creates burden for future generations. And all of those issues, we'll understand that later. And common citizen has to know all of these things, which government is really working on good economics. So that would be all for understanding concepts related to money and economics. But there are certain budding new things within this money and currency, which is cryptocurrency and digital currency. Now हमारी ये साइंस की क्लास नहीं है, सोशल ये क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा, आईटी की क्लास नहीं है. तो हाउ डू दे वर्क, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन. हमें उसका इकोनॉमिक्स देखना है. अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाया था अंडर सीनियर ब्यूरोक्रेट सुभाष चंद्र गर्ग हिंदुस्तान में. एंड उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल फिर पब्लिक डोमेन में रखा जिसने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात की हिंदुस्तान में, कि कम्प्लीटली इसको बैन करो. पैनल ने बड़े उस पर स्ट्रिक्टनेस बताई, स्ट्रिक्टली इसके साथ डील करो, 25 करोड़ तक का फाइन एंड ए जेल अप टू 10 years अगर कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल करता है. और उसके बदले उसने रेकमेंड किया कि एक सिंगल क्रिप्टो करेंसी पूरे कंट्री के लिए विच वुड बी बैक्ड बाय RBI ये आनी चाहिए. हमें यहाँ पे समझना है कि why would anyone be against क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव. ये है हमारा मुद्दा इस वक्त समझने का. क्रिप्टो करेंसी में मसला क्या आता है, प्राइम मसला जो है, प्राइम रीज़न जो है वो है वोलेटिलिटी. ये बड़ा वोलेटाइल है क्रिप्टो करेंसी, आपको भी पता होगा. इसकी कीमतें बहुत बढ़ती हैं, बहुत नीचे आती है. इस वजह से इकोनॉमिस्ट्स एंड गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी ऑफ देम. इफ क्रिप्टो करेंसीज आर वोलेटाइल तो इसका प्रेडिक्टेबल नेचर नहीं होगा, हमें इकोनॉमिक्स करने में दिक्कत आएगी, पॉलिसी फ्रेमिंग में दिक्कत आएगी. बट इसको देखने का दूसरा तरीका है कि अगर क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल है, सो आर मेनी अदर एसेट्स. बहुत सारे एसेट्स वोलेटाइल होते हैं लेकिन उनको तो बैन नहीं कर रखा है. एंड फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स डिमांड्स व्हाट, गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे, लेट इट रिमेन वोलेटाइल. आपको क्या लेना देना, लेट द इन्वेस्टर्स डिसाइड वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन द रिस्क. जिस पे जितना रिस्क होगा उसमें उतना आउटकम होता है. ये हर जगह होता है, जो जितना रिस्क फ्री होगा उसमें उतना आउटकम भी कम होगा, बेनिफिट भी उतना कम होगा. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. बैनिंग ऑफन डज नॉट मीन द मार्केट फॉर क्रिप्टो करेंसी हैज डाइड. टेक द एग्जांपल ऑफ नशीले पदार्थ, गांजा, अफीम, कोकेन, कोरेक्स, ये तमाम चीज़ें. अब पूरी लिस्ट खैर
इन तमाम चीज़ों की लिस्ट आपको पता होगी. इनमें से बहुत सारी चीज़ें they cannot be sold in the market. Okay? Now does that mean they are not available in the market because they are banned? Of course they are available. So what has happened by the government ban? A shadow economy has developed. और चीज़ की देखो क्या हो जाएगा अब. टेक द एग्जाम्पल ऑफ गांजा. अब गांजे की मिसाल से ये पूरा मसला समझ आ जाएगा. गांजे को बैन कर दिया. गांजा तब भी मार्केट में अवेलेबल है. जो मार्केट में अवेलेबल है इलीगली है. अब इलीगल काम जो हो रहा है, पहले तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगा बिक रहा है वो. ठीक. नॉन टैक्स, आपका टैक्स रेवेन्यू चला जा रहा है. अगर वो टैक्स ये होता, लीगल होता, तो टैक्स भी भरना पड़ता. उससे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मसला है वो है पब्लिक हेल्थ का. पब्लिक हेल्थ का कैसे? गांजा जो बेहद बुरी क्वालिटी का बिक रहा है, अगर रेगुलेट होता तो अच्छी कंपनीज अच्छी क्वालिटी का बेचते. और उसके बाद जब उसको टैक्सेशन वगैरह किया जाता, द कॉस्ट वुड बी पुश्ड हाई, उसकी खपत कम हो जाती. जो लोग उसकी खपत कर रहे हैं वो तब भी करेंगे, वो अब भी कर रहे हैं. सो नथिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट. बिहेवियरल चेंज लाने में टाइम लगता है वैसे भी, किसी भी सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज लाने. सो दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. द अदर साइड हैज इट्स ओन आर्ग्यूमेंट्स एंड दे आर नॉट इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स. इकोनॉमिस्ट्स के आर्ग्यूमेंट्स नहीं है वो, दे आर अदर सोशल आर्ग्यूमेंट्स कि ये सोशल इवल्स है, इनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है. अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमने एक पासिंग रेफरेंस पहले बोला था कि कैसे कभी कभार मार्केट सॉल्यूशंस आर नॉट गुड. नाउ दिस इज एन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से रिबटल कि इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है. एक के गांजा फूकने से सबको नुकसान होता है, तो इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने बैन ही करना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स फोरगोइंग सम रेवेन्यू. बट द केस फॉर legalization of cannabis etc. is growing with time and from a purely economic perspective as well कि shadow economy already develop हो ही रही है, आप इसका कुछ भी कर लो, तो इससे बेहतर है why not government earn some revenue from it and people also get choice. इस मार्केट में competition आ जाएगा and at least they have good cannabis etc. So but from a purely social and cultural perspective, what is not accepted by society should be left like that. That's also one way of arguing. Khair, the point that we wanted to address is cryptocurrency को अगर बैन कर दे doesn't mean कि it has vanished. It only meant it would become untraceable, untaxable and a bigger liability. Hence it's better to regulate it than to ban it. हम बात कर रहे थे volatility. अगर आपको ध्यान हो, RBI ने ट्यूलिप मैनिया के बारे में बात की थी. मैडनेस ऑफ क्राउड्स में मैके बात करते हैं, जो यूरोप में एक बार ट्यूलिप्स की कीमतें इतनी बढ़ गई और अचानक से फिर वो बलून फूट गया कि असली में ट्यूलिप की है ही नहीं इंट्रिंसिक उतनी वैल्यू. सो आरबीआई वाज प्रेडिक्टिंग क्रिप्टो के साथ भी शायद ऐसा ही हो. अच्छा, एक और मसला क्रिप्टो करेंसी का है कि उनके पास तो कोई बैकिंग है ही नहीं. दे आर नॉट बैक्ड बाई एनी वैल्यू. अब गोल्ड, वो जो करेंसी होती है उस पर लिखा होता है ना, I promise to pay the bearer a value of equal to 100 rupees. 100 रुपये के नोट पे लिखा होगा कुछ ऐसा ही. They are backed by the central bank. Cryptocurrency backed by nothing and no one. But is that a good argument against cryptocurrencies? Turns out not really. Why? Though it is true कि cryptocurrency does not have any backing, but it doesn't need any backing either. बिकॉज वॉट मैटर्स, गोल्ड में भी फाइनली है क्या अंदर उसके कि जिसकी वजह से उसकी वैल्यू है, क्या है तो वो सिंपल मेटल है. इट इज ह्यूमंस हु गिव इट वैल्यू. इफ ह्यूमंस आर विलिंग टू गिव क्रिप्टो करेंसी दैट वैल्यू, हु आर यू? क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क ही नहीं है. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का क्या करोगे? अचार डालोगे. गोल्ड भी अचार डालने के बाद भी अचार की वैल्यू आप करोगे तब तब गोल्ड की वैल्यू है. सिमिलरली क्रिप्टो डिलीवर्स बाय ट्रस्ट एंड दैट इज एनफ. एक इन्वेस्टर गोल्ड पे भी ट्रस्ट करता है, वैसे ही वो क्रिप्टो पे ट्रस्ट करता है, एंड द ट्रस्ट इज दैट इट वुड गिव रिटर्न्स इन फ्यूचर. नाउ दिस इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड. नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल व्हिच वुड टेल यू कि इट वर्क्स. सोमालिया में लगभग हमेशा क्राइसिस ही होती है.
जब सोमालिया का सेंट्रल बैंक और अदर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस दे सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल ट्रबल्स, पीपल कंटिन्यू टू यूज द करेंसी को देने वाला इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसको बैक करने वाला इंस्टीट्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन करेंसी तब भी एग्जिस्ट कर रही है, लोग उसको यूज भी कर रहे थे, दे कंटिन्यू टू ट्रस्ट द करेंसी एंड इट वर्क जस्ट फाइन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कि किसी भी चीज की वैल्यू फाइनली होती है विद व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। अच्छा, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अनदर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, एनोनिमिटी इसमें रहती है जो भी इसके साथ डील करता है। नाउ दैट्स अ बिग इशू फ्रॉम अ गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ सिटीजन्स पर्सपेक्टिव इट माइट बी गुड, प्राइवेसी आपकी ब्रीच नहीं हो रही है। फ्रॉम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव इट कैन नॉट कीप ट्रैकिंग ऑफ पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, so then it can be used for money laundering, terror financing, ये तमाम चीज़ें इससे हो सकती है, इलीगल मनी का इधर से उधर करना, राइट? तो ये चीज़ें हो सकती है। रेगुलेशन के बाहर जब चीज़ होगी, अछन दूर दिल दूर, तो वही हालत है इसका, गवर्नमेंट की अछन दूर तो गवर्नमेंट के दिल से भी दूर। So what cannot be regulated can turn out to be dangerous। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में समझना। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज भी आती है। अब ये कौन सी चिड़िया है, ये क्या नया बवाल आ गया? अब ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना, ये भी बड़ा पूरे दुनिया में मशहूर हो रहा है ये वाला सिस्टम। क्रिप्टो करेंसीज तो सबने सुनी ही होगी, अब ये भी वैसे सुनी होंगी काफ़ी सारे लोगों में। ये क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बट क्रिप्टो करेंसीज वर द रीज़न वाई दीज गॉट अ पुश। इनको पुश क्यों मिला? गवर्नमेंट वाज लाइक कि कट रहा है, सब में बढ़ रहा है, तो वाई शुड आई स्टे अवे? सो गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड कि आई शुड ऑल्सो हैव अ पीस ऑफ केक, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वर गेनिंग स्पेस, एंड उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ों के खतरे थे। तो गवर्नमेंट वांटेड टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव टू इट विच इट हैड कंट्रोल ओवर। अब ये चीज़ जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये है क्या? ये सिंपल करेंसी ही है। जो पेपर करेंसी आपके हाथ में है, ये उसका डिजिटल कॉपी है, दैट्स ऑल। सिंपल टू अंडरस्टैंड। दीज आर नॉट क्रिप्टो करेंसीज, दीज डू नॉट वर्क लाइक क्रिप्टो करेंसीज। ये हो सकता है ब्लॉकचेन पे बेस्ड हो सकता है अगर चाहे गवर्नमेंट, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो क्रिप्टो है। ये प्रॉपरली रेगुलेटेड है, ये लीगल टेंडर है। जो भी इकॉनमी इसको यूज़ करेगी वहाँ पे लीगल टेंडर। जैसे क्रिप्टो करेंसी, हिंदुस्तान में लीगल टेंडर नहीं है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन CBDC वुड बी ए लीगल टेंडर। तो ये जो ये CBDC है, बहामास वाज द फर्स्ट इकोनॉमी टू लॉन्च इट नेशन वाइड। सैंड डॉलर वो कहते थे इसको। नाइजीरिया ने भी ट्राई किया ई नयारा 2020 में। चाइना बिकेम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू हैव अ काइंड ऑफ ECNY, ये भी 2020 में। कोरिया, स्वीडन, जमैका, यूक्रेन एंड देन अदर्स बिगेन टेस्टिंग इट। हिंदुस्तान में ये न्यूज़ में आया 2022-23 के बजट में, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इट वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो 2022-23 में दे वर सेइंग कि दे वुड गेट इनटू द मार्केट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव हियर वाज टू मिटिगेट द रिस्क्स एंड ट्रिम द कॉस्ट्स इन हैंडलिंग फिजिकल करेंसीज एंड कॉस्ट ऑफ दिस फेजिंग आउट ऑफ सॉइल्ड नोट्स एट्सेट्रा, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका प्रिंटिंग एट्सेट्रा, लॉजिस्टिक्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उससे दूर जाना ये। लेकिन अगर दूसरे साइड से देखें, इसमें खुद के इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट आ जाते हैं। वहाँ पेपर के कॉस्ट है, यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट है। नाउ ओनली टाइम कैन टेल, एंड आई डोंट नो इफ देयर इज अ रिसर्च ऑन इट कि फाइनल एनालिसिस में कौन महंगा है कौन नहीं। हाँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अगर पेपर करेंसी है तो पेपर का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, डिजिटल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम है। अब उसमें भी आ रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो दिखाते हैं कि डिजिटल का भी कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये फाइनली ऑल टू मच कॉम्प्लिकेटेड नाउ, बट देयर आर स्टिल सम बेनिफिट्स।
At least one of the benefits is getting people away from cryptocurrency. लेकिन वो तभी होगा जब उनको बेवकूफ़ बनाया जाए कि दिस इज़ ऑल्सो लाइक क्रिप्टो करेंसी, विच इट इज़ नॉट. क्योंकि इसकी वैल्यू, क्रिप्टो में लोग क्यों करेंगे ही इन्वेस्ट? बिकॉज दे थिंक क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ेगी. अब ये बिल्कुल लीगल टेंडर है, बाकी करेंसी की तरह ही है, तो इसकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी वैसे जैसे क्रिप्टो की बढ़ती है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अनदर बेनिफिट इज, एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. अभी लेमैन टर्म्स में लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ना. ये ज़रूरी नहीं कि सबके पास बैंक अकाउंट हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब क्रेडिट अवेल कर रहे हों. बैंकिंग सिस्टम में लोगों को लाना इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. अब अगर डिजिटल करेंसी इस्तेमाल होगी तो इससे लोग, डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी लोगों की. दे वुड हैव टू यूज़ डिजिटल मीडिया, दे वुड हैव टू यूज़ बैंक अकाउंट फॉर एग्जाम्पल. एंड इसके बहुत फ़ायदे हैं. आपका जो करेंसी का नोट है ये चोरी हो सकता है. बैंक अकाउंट से पैसा वैसे वहाँ पे भी चोरी होती है, लेकिन इन दैट केस वो वाली चोरी यू डिजर्व्ड, बिकॉज वो बहुत बड़ा फ्रॉड था, वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ. ट्रेस करना तब भी आसान है. इसमें आपकी लापरवाही हो सकती है, उसमें आपकी लापरवाही कम, बैंक की ज़्यादा होगी. वैसे आपकी भी हो सकती है. आपका सतर्कता ही आपका बचाव है. खैर हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मसाइल रहते ही हैं. द पॉइंट हियर इज, इफ digitally stored there are more chance of recovery. if not digitally stored तो वो मसले हैं. इससे लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी आपके भी कम हो जाते हैं. देखिए, अगर आपको पैसा भेजना होगा किसी को बाय हैंड, टाइम लेगा, लेकिन अगर आप उसको डिजिटली सेंड करोगे कम टाइम लेगा. तो ये सारे फायदे तो हैं ही इसके, लोगों को डिजिटल इसके साथ, क्योंकि डिजिटल इज एफिशिएंट. सो देयर आर दीज बेनिफिट्स. It combines that traditional money का concept with modern innovative digital framework. उसके साथ वर्चुअल इकॉनमी ये डेवलप करता है. वर्चुअल करेंसी से वर्चुअल इकॉनमी डेवलप होगी. तो ये तमाम चीज़ें इसके फ़ायदे हैं. ईजियर पेमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, पैसे को फिजिकली ट्रैवल नहीं करना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इससे ईजी हो सकती है. और ट्रांसफ़र ऑफ मनी का जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो भी कम होगा. अब मान लीजिए 1 लाख रुपए फिजिकली ले जाना है श्रीनगर टू अनंतनाग, कम से कम गाड़ी का खर्चा तो आएगा ना, तेल का खर्चा तो आएगा. अब इसका जैसे ईमेल ने कौन सा खर्चा कम किया, जो उससे पहले खर्चे थे. ईमेल से पहले आपको फिजिकली लेटर भेजनी पड़ती थी, टाइम लेता था, वो खर्चे ये भी कम करेगा. एंड देयर आर दीज बेनिफिट्स टू इट, बट देन देयर आर रिस्क्स एज वेल. जैसे प्राइवेसी कंसर्न सबसे पहले तो, क्योंकि अब वो जो नोट है, फिजिकल नोट जो है, पेपर करेंसी है, वो आपने कहाँ दी, किसको दी, कैसे दी, ये. लेकिन गवर्नमेंट तो इसी पे खुश है. तो देयर इज़ अ पुश बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन हियर. सिटीजन वुड वैल्यू प्राइवेट दिस privacy. So governments would also like privacy, but then government also has certain other things to consider, security issues, etc. If it could legally get this information, it would love that. So privacy concerns इसमें हैं, because once it is digital के साथ ये पूरी information रह सकती है. And then there are elevated cyber security risk. वहाँ पे घर से लूटने का खतरा था, यहाँ से अब security issues हैं. अब अकाउंट्स खाली किए जा सकते हैं. So all of these things is another burden. एक तरीके से प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो गया, दूसरे तरीके से ऑपरेशनल बर्डन बढ़ गया. खैर, दिसंबर 2022 आते आते आरबीआई ने फाइनली CBDC लॉन्च कर दी. डिजिटल रुपी, रिटेल ई रुपी और होलसेल ई रुपी, ये दो तरीके की रुपी आरबीआई ने, लेकिन पायलट बेसिस पे टेस्टिंग के लिए लॉन्च की थी उस टाइम पे 4 सिटीज़ में, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर. एंड इट वॉज सपोज टू एक्सटेंड इट लेटर टू अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, शिमला, पटना. एंड इट हैड इन्वॉल्व्ड अ फ्यू बैंक्स like SBI, ICICI, and then it would monitor how the thing has worked. But I'm not sure कि उसके बाद क्या हुआ and
how did the thing go on. That would be all for today. I hope you people enjoyed today's session and you got the answer to that $1 million question जो आप बचपन से पूछते आ रहे थे कि why doesn't government print money, because printing का कोई फ़ायदा होगा नहीं. And next time we meet in this economics wali series, we would have one of the most interesting topics, financial markets, stock market कैसे work करता है, ये होता क्या है, what is Bombay Stock Exchange, what are all of these stock exchanges, and what are shares etc. ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगले सेशन में समझने की कोशिश करेंगे. Till then, take care. I hope you like the repository and my new series. Like, share and subscribe. Assalamu alaikum.